मैं बहुत हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन शादी की पहली रात को मेरा पति मेरे करीब भी नहीं आया। ये सब देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि शायद मेरा पति किसी और से प्यार तो नहीं करता है, या फिर कहीं वह नामर्द तो नहीं है। अपने साथ इस तरह का व्यवहार होता हुआ देख मैं परेशान होकर एक बाबा जी के पास गई, तो उन्होंने मेरे पति को सुधारने के लिए मुझे भभूत दिया। उस भभूत को मुझे अपने पति के खाने पीने की चीज़ों में मिलाना था। जब मैंने उस भभूत को अपने पति के खाने में मिलाया, तो मेरे पति ने उस रात जो मेरा हाल किया, मेरी तो चीखें ही निकल गईं। मेरा नाम संयोगिता है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अभी मेरी उम्र बहुत कम थी कि मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोचने लगे। अपनी शादी की बात सुनकर मैं हैरान थी कि शादी, वो भी मेरी, और इतनी जल्दी। पर अब तो जो होना था वह होने ही वाला था। मेरी उम्र कम होने के नाते शादी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि शादी के बाद होता क्या है। मेरा बचपना और नासमझी देखकर मेरी माँ ने मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के घर पर भेज दिया, क्योंकि मौसी के घर शादीशुदा और मेरी हम उम्र बहुत सी लड़कियां थीं, ताकि वह लोग शादी के बाद होने वाली सभी बातों की ट्रेनिंग मुझे अच्छे से दे सकें। मौसी के घर जाते समय मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुम उनके घर पर रहोगी तो वह लोग तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे कि शादी के बाद घर कैसे बसाना है, किसके साथ कैसी बातें करनी है। मेरी तैयारी ऐसे करवाई जा रही थी जैसे कि जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मौसी के घर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी हम उम्र सारी लड़कियाँ थीं। शादी से पहले मुझे बहुत कुछ सिखाया गया और कुछ दिन बाद मेरी शादी करवा दी गई। मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात को अपने मन में ढेरों ख्वाब लिए मैं सुहाग की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी और अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरा पति मेरे कमरे में आया, तो उसकी हरकत देखकर तो मैं हैरान थी, क्योंकि जो बातें मुझे मेरी मौसी के घर पर सिखाई गई थीं कि शादी की पहली रात को तुम्हारे साथ ये होगा वह होगा, पर ऐसा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। ना तो मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया और ना ही मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया। अपने साथ ये सब ना होता हुआ देख मुझे बार बार मेरी मौसी के घर की बातें याद आ रही थीं, क्योंकि जो बातें मुझे वहाँ पर सिखाई गई थीं वैसा तो कुछ भी नहीं था। मेरा पति तो मुझसे दूर दूर था। मैं अपने पति की हरकत देखकर बहुत परेशान थी कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी और कम उम्र भी थी। फिर भी मेरे पति ने एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। मैं पूरी रात रो रख कर रह गई, पर उसने मुझसे कुछ भी पूछा तक नहीं, बल्कि वो तो चादर तान कर सो गया। अगली सुबह मैंने घर में किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि रात को मेरे साथ मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसे ही किसी तरह मेरे दिन रात गुजर रहे थे। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये तो मेरे और मेरे पति के बीच की बातें थीं। मैं किससे कहने जाती। कुछ दिनों बाद मेरी मौसी की बेटी अंजलि मुझसे मिलने आई। वह लगभग मेरी हम उम्र थी और हम दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसे चाय नाश्ता कराया और अपने कमरे में लेकर आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे पकड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यूं रोता हुआ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ संयोगिता, तुम रो क्यों रही हो। मैंने रोते हुए अपने और अपने पति के बीच की सारी हकीकत उसे बता दी। ये सब सुनकर वह हैरान थी। उसने हैरानगी से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात हो और तुम जैसी बीवी हो और पति पत्नी के करीब ना आए, उससे बात तक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है।
मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पति के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने घबराकर पूछा, कैसी प्रॉब्लम? उसने कहा, या तो वह किसी और के प्यार में पागल है, या तो उसे किसी ने कुछ करवा दिया है कि वह तुम्हारे करीब कभी ना आए। उसने कहा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, इसका इलाज है। मैंने उससे घबराकर पूछा, कैसा इलाज और कहाँ पर? अंजलि ने बताया कि उसके गांव में एक बाबा जी हैं। वह इस तरह के लोगों का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अगर तुम कोई बहाना बनाकर मेरे घर पर आ जाओ तो हम उन बाबा जी के पास तुम्हें लेकर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है अंजलि, मैं ज़रूर आऊँगी। ये सब बातें कर और मुझे समझा बुझाकर अंजलि वापस अपने घर चली गई। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, मेरा मन बहल जाएगा। उन्होंने मेरी इस बात को इनकार नहीं किया। कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मुझे पता था कि मेरे पति तो मुझे ले नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने भाई को बुला लिया। मेरा भाई मुझे लेने आ गया। जब हम कुछ दूर पहुंच गए तो मैंने अपने भाई से कहा, भाई, मुझे घर पर नहीं जाना है, मैं घर पर किसी और दिन आ जाऊंगी। तुम मुझे मौसी के घर पर छोड़ दो, मुझे वहाँ पर कुछ काम है। और ये बात माँ को बता देना, पर किसी और को मत बताना। मैं 1-2 दिन बाद जब फ़ोन करूँगी तो मुझे मेरे ससुराल पहुँचा देना। मेरी इस बात पर भाई ने मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि शादी के पहले मैं अक्सर मौसी के घर जाया करती थी। इसीलिए उसे लगा कि शायद मुझे कुछ काम होगा और बिना वजह पूछे वह मुझे मौसी के घर पर छोड़ आया और वापस घर चला गया। अंजलि ने आकर मौसी को सारी बातें पहले ही बता दी थीं। अगले ही दिन मौसी मुझे उस बाबा जी के पास लेकर गईं। मैंने बाबा जी से अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा जी ने कहा, तुम निराश ना हो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा जी, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने कुछ मंत्र फूंक कर मुझे भभूत दिया और कहा, ये भभूत तुम अपने पति के खाने पीने की किसी भी चीज़ में मिलाकर उसे खिला देना। धीरे धीरे करके तुम्हारे पति में सुधार आ जाएगा। मैंने उन बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और उस दिन मैं मौसी के घर पर आ गई। 1-2 दिन में मौसी के घर पर रही और उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बुला लिया। भाई आए और मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया। बाबा जी का दिया हुआ भभूत मैंने अपने पति को उसी दिन से खिलाना शुरू कर दिया। 1 से 2 दिन में मैंने उस भभूत को अपने पति की खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर खिलाया, पर मेरे पति के व्यवहार में कोई असर नहीं हुआ। ये सब सोचकर मैं थोड़ी परेशान थी, पर अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं तो हैरान रह गई थी। 2-3 दिन के बाद ही मेरा पति मेरे पास आया और मेरे हाथों को पकड़ते हुए मुझसे बड़े ही प्यार से कहने लगा, संयोगिता, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। उनके इस तरह के व्यवहार से मुझे अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैंने खुश होकर उनसे कहा कि जी बताइए, आपको क्या कहना है। वह मुझसे कहने लगे कि दरअसल मेरी नौकरी लग गई है और मेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है और माँ का कहना है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मेरा तुम्हारे बिना दिल लगेगा। मैंने थोड़ा सा नखरे दिखाते हुए कहा कि अच्छा, क्या सच में? पर मुझे तो नहीं लगता कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। मेरी बात को मेरे पति समझ गए और वह मुझसे कहने लगे, देखो संयोगिता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे तो मुझे अच्छे से प्राइवेसी मिल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं फिर खुश भी होने लगी, क्योंकि शायद अब बाबा जी की भभूत का असर मेरे पति पर होने लगा था। मुझे लगा कि इसका मतलब मेरे पति अपने घर वालों से कुछ ज़्यादा ही शर्माते हैं, इसीलिए वह अभी तक मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे।
असल बात क्या थी ये तो मैं नहीं समझ पा रही थी, पर मुझे लगा कि जो भी हो, लेकिन बाबा जी की भभूत अपना काम कर रही है। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी कि चलो, अब मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा और मेरे साथ अच्छा वक्त भी बिताएगा। मैंने उसी दिन शाम को तुरंत ही अंजलि को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई कि आज शादी के बाद पहली बार मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सुनते ही अंजलि भी खुशी से उछल पड़ी। वह कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि ये बाबा जी बहुत ही चमत्कारी हैं। देख, उन्होंने कैसे तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने कहा, हाँ, सच में बाबा जी ने तो मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। मैंने कहा, चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ढेर सारी पैकिंग करनी है और अपने पति के साथ दूसरे शहर में जाने के लिए 2 दिन बाद ही निकलना है। शाम को जब मेरे पति लौट कर आए तो उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, अभी तक तो आप बहुत खुश थे, लेकिन आज आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं। तो वह कहने लगे कि मैं तो तुम्हें अपने साथ दूसरे शहर इसलिए लेकर जा रहा था ताकि तुम्हारी और मेरी प्राइवेसी अच्छे से बनी रहे, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा कि बताइए आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो वह मुझसे कहने लगे कि दरअसल मेरा जो बचपन का बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी जॉब उस शहर में लगी है और उसके रहने का इंतज़ाम अभी कहीं भी नहीं हो पा रहा है। और जब उसे ये पता चला कि मैं उस शहर में रहने जा रहा हूँ तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं उसे कुछ हफ्तों के लिए अपने घर में रहने दे सकता हूँ। वैसे तो मैं उसे बेझिझक हाँ बोल देता अगर मैं अकेला रहने जाता, लेकिन क्योंकि मैं तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा था, इसलिए मैंने उससे कुछ वक्त की मोहलत मांगी ताकि मैं उसे सोच समझकर जवाब दे सकूं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे हाँ बोलूं या ना बोलूं। मैंने अपने पति से कहा कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे भी आपको जो घर रहने के लिए मिला है वह तो बहुत ही बड़ा है, तो वहाँ आपके दोस्त भी आराम से रह सकते हैं और फिर हम सब अलग अलग कमरों में रह रहे होंगे, तो हमारी प्राइवेसी भी आराम से बनी रहेगी और मुझे उनके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने तुरंत ही खुशी खुशी मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगे, संयोगिता, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तो एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूँगा, लेकिन तुमने तो मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। मैं अपने दोस्त को मना भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मुझ पर पहले बहुत सारे एहसान किए हैं और तुम्हारी एक हाँ ने सब कुछ तुरंत ही ठीक कर दिया। अपने पति का मेरे प्रति प्यार देखकर मैं मन ही मन फूली ही नहीं समा पा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अब तो मेरा पति धीरे धीरे मेरी चाहत में दीवाना ही हो जाएगा और मुझे भी उसे इसी तरह से खुश रखना होगा। 2 दिन के बाद ही मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। वह घर सच में बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। मैं अपने आप को किसी महारानी के जैसा महसूस कर रही थी जो अब एक इतने बड़े बंगले में अकेले राज करने जा रही थी। मुझे अपने पति के दोस्त भी बहुत अच्छे लगे। 2 दिन तो घर में सारे सामान की शिफ्टिंग करने में ही निकल गए। उसके बाद जब सब कुछ सेट हो गया तब मैंने चैन की सांस ली। मेरे पति और उनके दोस्त ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे। मैंने भी घर की बागडोर संभाल ली थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने शादीशुदा जीवन की एक खूबसूरत शुरुआत करूंगी। इसीलिए आज रात मैंने अपना कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया और खुद भी मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी कि आज मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रात को जब मेरे पति लौट कर आए तो मैं मन ही मन उनके और मेरे मिलन के सपनों में खो चुकी थी। मेरे पति के कमरे में आते ही मैंने उनके साथ प्यार भरे पल बिताने की शुरुआत कर दी।
वह भी धीरे धीरे मेरा साथ देने लगे, जिससे मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई कि आज शादी के बाद पहली बार मेरे पति मेरे लिए कुछ लाए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा कुल्हड़ निकाला जिसमें रबड़ी थी। रबड़ी का नाम सुनकर ही मैं तो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि मुझे रबड़ी खाने में बहुत पसंद है। उस दिन मेरे पति ने अपने हाथों से मुझे रबड़ी खिलाई। मैंने उनसे भी कहा कि आप भी थोड़ी खाइए, पर वह कहने लगे कि मुझे तो मीठा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है तुम्हारी संगत में मुझे भी धीरे धीरे मीठा पसंद आने लगे। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मा गई। रबड़ी खाने के बाद मैं अपने पति की बाहों में समाने लगी, और उसके बाद क्या से क्या होता गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब मैं सोकर उठी तो बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे मेरे दिन यूं ही बीतने लगे। जब से मेरे पति को ये बात पता चली कि मुझे रबड़ी खाने में पसंद है, तो वह अब नियम से हर रोज़ मेरे लिए रबड़ी लाने लगे। ये देखकर मैं बहुत खुश थी कि मेरे पति को मेरा इतना ख्याल है कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो वह उसे एक दिन भी लाना नहीं भूलते थे। पर मुझे एक बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि अब धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल वैसा ही होने लगा जैसा कि शादी के बाद था। बस वह सिर्फ रबड़ी ही मेरे लिए प्यार से लेकर आते थे। उसके अलावा वह मुझसे कोई खास बातचीत नहीं करते थे। मैं उनके करीब जाने की जब भी कोशिश करती तो वह मुझे ये कह देते कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। न जाने क्यों आजकल मुझे खुद भी बहुत थकान लगने लगी थी, और जिस वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ जाती थी। मैंने सोचा कि शायद आजकल का मौसम ही कुछ ऐसा है, इसीलिए इन्हें भी इतनी थकान लगती है और मुझे भी। एक दो महीने ऐसे ही चलता रहा, पर मुझे लगने लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर के पास खुद का चेकअप कराने के लिए चली गई। मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और एक डाइट चार्ट बनाकर दिया, और सख्ती से कहा कि आपको इसे फॉलो करना होगा। मैंने भी सोचा कि जब सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कैसे करूँगी। इसीलिए मैंने उस डाइट चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस रात जब मेरे पति मेरे लिए रबड़ी लेकर आए तो पहले तो मैंने सोचा कि अगर एक दो दिन खा लूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, पर फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो फिर ये रोज का हो जाएगा। इसीलिए उस दिन मैंने रबड़ी का कुल्हड़ फ्रिज में जाकर रख दिया और चुपचाप जाकर लेटकर सो गई। आधी रात के वक्त मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जिससे मेरी अचानक आँख खुली। मैंने जब उठकर देखा तो मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मुझे लगा कि ये इतनी रात को आखिर कहाँ चले गए। तभी मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर आ गई, पर मुझे मेरे पति बाहर भी कहीं नहीं दिख रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि ये आवाज़ें मेरे पति के दोस्त के कमरे से आ रही थीं। मुझे लगा कि हो सकता है ये दोनों आपस में बातें कर रहे हों। शायद इन्हें नींद नहीं आ रही हो, इसलिए सोचा हो कि चलो कुछ गप्पे मार लेते हैं। मैंने सोचा क्यों दो दोस्तों के बीच में पड़ना। इसीलिए मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मुझे मेरे पति के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरे कदम अचानक ही रुक गए। मुझे लगा कि अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर मेरे पति चीखे क्यों? क्या इन्हें चोट लग गई है? उन्हें चोट लगने के ख्याल से मैं तुरंत ही उनके दोस्त के कमरे की तरफ भागी, तो दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि एकदम से कमरे में चले जाने से कहीं ये लोग चौंक ना जाएं। इसीलिए मैंने धीरे से झांक कर देखा, पर मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे पति के दोस्त मेरे पति के साथ वह सब कर रहे थे जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, और उस वक्त उन दोनों के ही बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था।
मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था जिसे देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं लड़खड़ाकर वहीं पर गिर पड़ी। गिरते समय मेरा हाथ टेबल पर रखे फ्लावर पॉट पर लगा और वह भी धड़ाम से गिरकर चकनाचूर हो गया, जिसकी आवाज़ से वह दोनों बुरी तरह से हड़बड़ा गए और उन्होंने तुरंत ही खुद की हालत ठीक की और कमरे से बाहर निकल आए। जब उन दोनों ने ये देखा कि मैंने उन्हें सब कुछ करते हुए देख लिया है तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने अपने पति से रो रो कर कहा कि आखिर ये सब क्या है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बताया कि उनकी दिलचस्पी किसी औरत में नहीं बल्कि मर्द में है और ये सारी बातें उनके घर वालों को भी पता है। शादी तो उन्होंने मेरे साथ सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह समाज का मुंह बंद कर सकें, और मैंने दूसरे शहर में नौकरी इसीलिए चुनी ताकि मैं अलग घर में आराम से अपने दोस्त को बुलाकर रह सकूं और उसके साथ जमकर मज़े कर सकूं और तुम्हें भी कुछ भी पता ना चल सके। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज़ रबड़ी में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला देता था ताकि तुम रात को मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो, लेकिन आज शायद तुमने रबड़ी नहीं खाई। मैंने अपने पति से रोते हुए कहा, हाँ, आज मैंने रबड़ी नहीं खाई क्योंकि मुझे इतने दिनों से बहुत कमज़ोरी लग रही थी। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट बनाकर दिया था जिसमें उन्होंने मुझे मीठा खाने को मना किया था। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो तुम्हारा ये गंदा सच मेरे सामने कभी भी नहीं आता। मैंने अपने पति से कहा कि इसका मतलब अभी तक तुम्हारा मेरे लिए व्यवहार में जो बदलाव था वो नाटक था। मेरे पति ने कहा, हाँ, तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैं दिखावा कर रहा था। मैं मन में सोचने लगी कि मैं अंधविश्वास में अंधी होकर ये सोच रही थी कि बाबा जी की भभूत ने सब ठीक कर दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। मैंने अपने पति से कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे पति मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि मैं भी मजबूर था क्योंकि समाज के बनाए नियमों की वजह से मुझे अपनी सच्चाई छिपानी पड़ी और दिखावे के लिए तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अगले ही दिन अपने मायके वापस लौट गई और मैंने अपने पति को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। इधर मेरे मायके वाले मुझसे बार बार ये वजह पूछ रहे थे कि मैं अपने पति को तलाक क्यों दे रही हूँ, तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरी और मेरे पति के बीच में बिल्कुल भी नहीं पट रही है। हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं एक ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। इधर जब तलाक के आखिरी दिन मैं अपने पति से मिली तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा क्योंकि मैंने उनकी सच्चाई को छुपा कर रखा था, पर वह मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उन्होंने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी मैंने उनकी इस बात को किसी को क्यों नहीं बताया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ जो किसी इंसान की ज़िंदगी खराब करने में दो पल भी ना सोचे, और मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जब आप ही हिम्मत करके खुद की असलियत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस समाज से ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि वह आपको स्वीकार कर ले। इसीलिए अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए खुद की और दूसरों की ज़िंदगी खराब करें। कुछ दिन के बाद मेरे लिए एक अमित नाम के शख्स का रिश्ता आया। अमित की पत्नी एक हादसे का शिकार हो गई थी और वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका 2 साल का एक बेटा भी था। शादी से तो मेरा मन ही हट चुका था, पर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया। इधर मुझे शादी से पहले अमित के साथ बात करने और घूमने का मौका भी दिया गया। अमित से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अगर कुछ लोग मतलबी हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमित बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कुछ दिनों में ही मेरा दिल जीत लिया और मैं भी उनसे शादी करने के लिए मान गई। मेरी और अमित की कुछ दिनों बाद शादी हो गई।
मैंने उनके बेटे को भी दिल से अपना लिया। आज मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर अमित मुझे इतना खुश रखते हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अभी नई नई शादी ही हुई हो। इधर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे पहले पति के घर वालों ने उनकी दोबारा शादी करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बार हिम्मत दिखाते हुए अपने घर वालों को साफ इनकार कर दिया और वह अपने उस दोस्त के साथ दूसरी जगह रहने लगे थे। मैं भी ये देखकर खुश थी कि वह जिसे चाहते थे आज वह उसके साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं, जैसे कि मैं अपने पति के साथ बिता रही हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनको मानने के लिए हर किसी को बाध्य किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की खुशियाँ हर नियम से सबसे ऊपर होती हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को किसी को ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवाया जा सकता है। इसीलिए जो जैसा रहना चाहे उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि समाज का बनाया हुआ हर नियम सही ही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।